बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 10, बी अवेयर बी सेफ। होशियार रहें, महफूज रहें। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट में मौजूद लेसन की रीडिंग की थी, जिसका राइटिंग स्टाइल हमारे पास एक डायलॉग था। सेकंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की जखीरा अंदोजी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन वर्ड्स के दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास केयरफुली, मीनिंग विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, कि बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ, यानी एहतियात से। स्ट्रेंजर, अ पर्सन दैट यू डोंट नो, कि अजनबी यानी वो शख्स जिसे आप नहीं जानते। फ्रेंडली, शोइंग काइंडनेस एंड वार्मथ, दोस्ताना, मेहरबान और गर्मजोशी दिखाना, यानी दोस्ताना। वार्मथ कहते हैं गर्मजोशी। नेक्स्ट, हार्मफुल, मीनिंग हर्टफुल, यानी नुकसानदेह या नुकसान पहुंचाने वाला। लास्ट, अनकंफर्टेबल, मीनिंग अनईजी, यानी बेआराम या परेशान कुन। तो यहां पर हमारे पास 5 वर्ड्स दिए गए थे, केयरफुली एहतियात से, स्ट्रेंजर अजनबी, फ्रेंडली दोस्ताना, हार्मफुल नुकसानदेह, अनकंफर्टेबल परेशान कुन या बेआराम। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक दफा समझ लें, याद कर लें, ये आपकी पूरी जिंदगी काम आएंगे। अभी तक हमने जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड किए हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस। सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच हमारा रहता है जो कि है इंटरजेक्शन। यहां पर अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया है, इसको रीड करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलेवेंट कॉलम्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने इनके रेलेवेंट यानी मुनासिब कॉलम में लिखने हैं। अब आप कॉलम्स देख सकते हैं, कॉलम्स हैं हमारे पास नाउन्स, यानी यहां पर हम लिखेंगे नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, यानी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल एटसेट्रा। वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स हम यहां पर लिखेंगे। एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसको इसमें सिफ्त कहा जाता है उर्दू में, इसको कहा जाता है इसम, इसको कहा जाता है उर्दू में फेल। एडजेक्टिव्स को कहा जाता है इसमें सिफ्त और प्रोनाउंस को कहा जाता है इसमें ज़मीर। अब प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए मेरा यहाँ पर उर्दू टर्म्स का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर आप इनको उर्दू में पढ़ते हैं तो ये सेम चीज़ है, आप अगर इनको अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो भी ये सारी चीज़ें सेम है। आप यहाँ पर इसको एक दफ़ा समझ लें, फिर अगर उर्दू में आता है या आपकी रीजनल लैंग्वेज में आता है तो आपको आइडिया होगा कि ये किस बारे में बात की जा रही है। अब वर्ड्स को रीड करते हैं और 1 बाय 1 इनको इनके रेलेवेंट कॉलम्स में लिखते जाएंगे। फर्स्ट है सारा। सारा हमारे पास नेम ऑफ अ गर्ल है तो इसको हम लिखेंगे नाउन के कॉलम में। यू हमारे पास प्रोनाउन है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट परमिट यानी इजाजत देना। अब ये हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ड है। नाइस यानी अच्छा।
ये हमारे पास एडजेक्टिव है यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये चीज अच्छा है। नेक्स्ट मदर यानी माँ, ये हमारे पास नेमिंग वर्ड है, इसको हम लिखेंगे नाउन के कॉलम में। नेक्स्ट हार्श, हार्श हमारे पास एडजेक्टिव है यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हार्श कहते हैं सख्त को। नेक्स्ट प्रॉमिस यानी वादा करना, ये है हमारे पास वर्ब। नेक्स्ट है होम यानी घर, ये है नेम ऑफ अ प्लेस यानी नाउन। नेक्स्ट डेंजरस यानी खतरनाक, ये एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट एक्सेप्ट यानी कबूल करना, ये एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है। नेक्स्ट दे, ये हमारे पास प्रोनाउन है, इसको नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है इट, ये भी हमारे पास प्रोनाउन है जिसको नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, के बच्चों से कहें कि इस वोकैबुलरी पोर्शन को इनके मीनिंग्स के साथ याद करें। आस्क देम टू शेयर सम मोर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन्स, और बच्चों से कहें कि मजीद नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को शेयर करें। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 104 की तरफ। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। हमने इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है ताकि ये वर्ड कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास CHOCOLATE, चॉकलेट। नेक्स्ट है CANDIES, कैंडीज यानी टॉफीज। नेक्स्ट STRANGER, स्ट्रेंजर यानी अजनबी। नेक्स्ट PROMISE, प्रॉमिस यानी वादा करना। लास्ट है SCRET, सीक्रेट यानी राज। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स में मिसिंग लेटर्स को फिल किया जिससे हमारे पास ये वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट है चॉकलेट, कैंडीज, स्ट्रेंजर, प्रॉमिस, सीक्रेट। इसके साथ ही हमारा लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन एंड होता है। अब रीड करते हैं नेक्स्ट पोर्शन को जो कि है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको गौर से सुना करें और इसको गौर से समझा करें। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब ये हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहते हैं मुआहदे को। प्रोनाउंस के बारे में मैं आपको लास्ट पेज पर बता चुकी हूँ। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। अब बात करते हैं एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिनके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो वो जो नाउन है जिसकी जगह पर हमने प्रोनाउन को यूज किया है वो हमारे पास एंटीसीडेंट है। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या है। प्रोनाउन्स मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स इन जेंडर एंड नंबर, कि प्रोनाउंस को अपने एंटीसीडेंट यानी वो नाउन जिसकी जगह वो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ उन्होंने जेंडर और नंबर में मुताबिकत रखनी है, यानी वो सेम हो। कैसे? इफ द एंटीसीडेंट इज इन फीमेल जेंडर, अगर एंटीसीडेंट हमारे पास फीमेल जेंडर में है, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द सेम जेंडर, तो फिर प्रोनाउन का भी हमने उसी रूल के अकॉर्डिंग यूज करना है, यानी प्रोनाउन भी फिर हम फीमेल का यूज करेंगे। इफ एन एंटीसीडेंट इज सिंगुलर, अगर एक एंटीसीडेंट सिंगुलर है, द प्रोनाउन मस्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन, तो प्रोनाउन भी फिर हमने वही यूज करना है जो कि सिंगुलर पर्सन हो। प्लेस और थिंग, या फिर जगह या चीज। देखिए इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दैट अली इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट। अब यहां पर आप देखें ये हमारे पास एंटीसीडेंट हो गया जिसकी जगह पर मैंने ये प्रोनाउन यूज किया है। अब इसमें और इसमें इन दोनों में एक एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट क्या है कि ये सिंगुलर
मेल की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम प्रोनाउन भी वही यूज करेंगे जो कि सिंगुलर मेल के लिए यूज होता है। अब अगर यहाँ पर आयशा होता तो फिर यहाँ पर हम हर का इस्तेमाल करते। अगर यहाँ पर अली एंड आयशा होता तो फिर यहाँ पर हम दे का इस्तेमाल करते। इसी एग्रीमेंट को प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। अब दी हुई एक्टिविटी को रीड करते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ, के दिए हुए पैराग्राफ को रीड कीजिए टू अंडरस्टैंड, ताकि आप समझ सके प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को। पैराग्राफ को रीड करते हैं। वंस, एक मर्तबा, साराज मदर वॉज वर्किंग इन द किचन, के सारा की वालिदा किचन में काम कर रही थी। सारा वेंट टू द किचन, सारा किचन में गई टू हेल्प हर मदर, कि वो अपनी वालिदा की मदद करे। शी डिसाइडेड टू वॉश द डिशेस, अब उसने फैसला किया कि वो बर्तन धोएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास फीमेल और सिंगुलर, ये हमारे पास एंटीसीडेंट हो गया। अब इस एंटीसीडेंट के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा शी, क्योंकि शी का इस्तेमाल हम करते हैं फीमेल सिंगुलर के लिए। शी ओपन द वाटर टैप, कि उसने पानी का नलका खोला, एंड स्टार्टेड सोपिंग द डिशेस, और उसने बर्तन धोना शुरू किए। हर मदर सॉ हर, उसकी वालिदा ने उसको देखा, एंड शी एडवाइज्ड सारा टू क्लोज द टैप, और उन्होंने उसको नसीहत की सारा को कि वो नलके को बंद कर दे। वाइल शी वॉज सोपिंग द डिशेस, जब वो बर्तन को धो रही थी। अब यहां पर आप देखें हर मदर, अब हर मदर जो है ये फीमेल सिंगुलर की बात की जा रही है, तो यहां पर भी इसके लिए शी ही यूज किया गया है। ये शी जो है ये भी सारा के लिए यूज किया गया है। शी टोल्ड सारा, शी क्या है, शी मदर की बात की जा रही है। शी टोल्ड सारा, उन्होंने सारा को बताया, दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, कि हमें पानी जाया नहीं करना चाहिए। सारा एंड हर मदर, अब यहां पर आप देखें दो लोगों की बात की जा रही है, सारा एंड हर मदर। वॉश द डिशेस, उन्होंने बर्तन धोए। आफ्टर दैट, उसके बाद। दे कुक्ड फूड, उन्होंने खाना बनाया। एंड क्लीन द किचन, और किचन को साफ किया। अब यहां पर आप देखें जब यहां पर बात की गई है दो लोगों की, तो फिर यहां पर दे आया है। अब दे में मेल और फीमेल का फर्क नहीं होता, बल्कि यहां पर सिर्फ नंबर की बात हो रही है। अब यहां पर जेंडर का कोई जिक्र नहीं है। इन द इवनिंग, शाम में। दे एंजॉयड देयर मील, वो अपने खाने से लुत्फ अंदोज हुए। अब यहाँ पर भी जो दे है ये सारा और उसकी मदर दोनों के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए पैराग्राफ को रीड किया और इसमें हमने प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में समझा। अब नीचे हमारे पास एक और एक्टिविटी मौजूद है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ राइट अ पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ लिखें ऑन रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेंबर्स, के खानदान के अफराद की इज्जत। टेकिंग केयर ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, जिसमें हमने ध्यान रखना है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का। तो आइए पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 10, बी अवेयर बी सेफ। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेंबर्स, के खानदान के अफराद की इज्जत करना। अली रिस्पेक्ट्स, अली इज्जत करता है हिज फैमिली मेंबर्स, अपने खानदान के अफराद की। अब अली और हिज, यहां पर आप देखें ये है मेल सिंगुलर। बुक में जो पैराग्राफ हमारे पास दिया गया था उसमें फीमेल की बात की गई थी, अब यहां पर मेल की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमने यूज किया है हिज। When अली टॉक्स टू हिज पेरेंट्स, कि जब अली अपने पेरेंट्स से बात करता है, ये है प्रोनाउन और ये है उसका एंटीसीडेंट। ही स्पीक्स पोलाइटली, तो वो आराम से बात करता है। अब ये जो ही है, ये जो प्रोनाउन है, इसको भी हमने अली के अकॉर्डिंग यूज किया है, क्योंकि ही का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर मेल के लिए। इफ अली सिस्टर नीड्स हेल्प, अगर अली की बहन को किसी मदद की जरूरत हो, ही सपोर्ट्स हर, तो वो उसकी मदद करता है। अब अली के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है ही और उसकी सिस्टर के लिए हमने यूज किया है हर, क्योंकि ये है फीमेल सिंगुलर तो इसके लिए हर, ये है मेल सिंगुलर तो इसके लिए है ही। विथ काइंडनेस, कि वो फिर रहम दिली के साथ उसकी हिमायत करता है। एवरीवन इन द फैमिली ट्रस्ट्स हिम, कि खानदान में मौजूद तमाम लोग उस पर भरोसा करते हैं। अब हिम का इस्तेमाल भी हमने किया है अली के अकॉर्डिंग। बिकॉज ही,
बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली क्योंकि वो जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करता है। दिस रिस्पेक्ट मेक्स अलीज होम पीसफुल एंड हैप्पी, और ये जो इज्जत देना है ये अली के घर को पुरअमन और खुशहाल बनाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अली हमारे पास एक मेल सिंगुलर था जिसके लिए हमने प्रोनाउंस यूज किए हैं हिज, ही और हिम, और फिर बीच में इनकी सिस्टर का जिक्र आया है जिसके लिए हमने यूज किया है हर, क्योंकि ये है फीमेल सिंगुलर। तो यहाँ पर हमने टॉपिक रीड किया प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखिए बुक में सिर्फ टॉपिक रीड कर लेना काफी नहीं होता, बल्कि आप जब नेक्स्ट यूनिट रीड करेंगे या आप अगर कोई दूसरा पैसेज रीड कर रहे हैं तो इसमें उसको एनालाइज किया करें, क्या या प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट ठीक से यूज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर वर्ब्स की तरफ। रेगुलर वर्ब्स, ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। वर्ब्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये है हमारे पास एक्शन वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज जिसमें किसी काम का होना या करना दिखाया जाता है, जिसको उर्दू में फेल कहा जाता है। अब रेगुलर क्या है और इर्रेगुलर क्या है? हम ऑलरेडी रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स के बारे में रीड कर चुके हैं। वहां पर बात की जाती थी सिंगुलर और प्लूरल की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नाउन है, इसके साथ एस या ईएस लगाने से अगर इसकी प्लूरल फॉर्म बन रही है तो ये हमारे पास रेगुलर नाउन है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा नाउन हो जिस तरह है चाइल्ड, इसके साथ एस या ईएस लगाकर इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती बल्कि इसको हम कंप्लीटली चेंज करते हैं, तो ये है हमारे पास इर्रेगुलर नाउन। अब सेम यही रूल हमारे पास अप्लाई होता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स में। रेगुलर वर्ब्स के बारे में रीड करते हैं। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। अब रेगुलर वर्ब्स क्या हैं कि हम किसी वर्ब के साथ अगर एंड में डी या ईडी लगा दें और इससे इसकी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जबकि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ईडी और ईडी लगाने से इनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बनती वो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसके साथ ही इर्रेगुलर वर्ब्स समझ लें ताकि आपको फिर आगे मुश्किल ना हो। यहाँ पर आपको सिर्फ रेगुलर वर्ब्स दिए गए हैं, ये बहुत इजी है। इसके साथ हमने या तो डी लगाना है या ईडी लगाना है। रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स, कि दी हुई रेगुलर वर्ब्स की मुख्तलिफ हालतों को रीड कीजिए। यह है बेस फॉर्म जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, यह है पास्ट फॉर्म जिसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहा जाता है, और यह है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, टच, टच्ड, टच्ड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर आपको रेगुलर वर्ब से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ईडी रूल। ईडी रूल को फॉलो करते हुए इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। यह है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फर्स्ट है हमारे पास आस्क, इसकी पास्ट फॉर्म बनेगी बाय एडिंग ईडी, आस्क्ड, आस्क्ड। नेक्स्ट पेज नंबर 105 की तरफ चलते हैं। नीड, ईडी लगाएंगे, needed, needed। डिमांड, ईडी लगाएंगे, demanded, demanded। एक्सेप्ट, ईडी लगाएंगे, accepted, यानी कबूल करना। डिमांड कोई चीज मांगना, नीड जरूरत का होना। तो यहाँ पर हमने दी हुई रेगुलर वर्ब्स से रिलेटेड एक्टिविटी को सॉल्व किया। अब मैं आपको एक इर्रेगुलर वर्ब की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल गो, इसकी पास्ट फॉर्म है हमारे पास वेंट और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हमारे पास गॉन। गो, वेंट, गॉन। इसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने वर्ड्स को कंप्लीटली चेंज किया है, यानी इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो डी या ईडी लगाने से नहीं बन रही, इसीलिए हम इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पर हमारा रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स का टॉपिक एंड होता है। अब ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक को रीड करते हैं जो कि है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। ग्रामर के पोर्शन में थर्ड टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल,
टेंसेस ज़माने। अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि ये क्या है। द प्रेजेंट टेंस शोज एक्शंस विच हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। कि प्रेजेंट टेंस हमारे पास वो एक्शंस दिखाता है जो कि मौजूदा जमाने में हो रहे हैं। द पास्ट टेंस शोज एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस यानी जमाना हाल हमें वो एक्शंस दिखाते हैं जो कि माजी में हो चुके हों। द फ्यूचर टेंस शोज एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। और फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल ज़माना हमें वो एक्शंस दिखाते हैं जो कि आने वाले वक्त में यानी मुस्तकबिल में होंगे। अब ये हमारे पास 3 टेंसेस हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस की बात की जाती है यानी मौजूदा ज़माने की बात की जा रही होती है। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे काम का जिक्र किया गया होता है जो कि कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट टेंस यानी माजी में। और कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे कामों का जिक्र किया जाता है जो कि आने वाले वक्त में होंगे यानी फ्यूचर मुस्तकबिल में होंगे। यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिविटी दी गई है इसको रीड करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए जुमलों को रीड कीजिए टू अंडरस्टैंड, ताकि आप समझ सके द टाइप ऑफ टेंस ज़माने की किस्म को। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, पास्ट यानी माजी का ज़माना, फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल का ज़माना। सारा प्लेज विद अ डॉल, कि सारा गुड़िया के साथ खेलती है। मदर एक्सप्लेन्स स्ट्रेंजर डेंजर टू सारा, कि सारा की वालिदा ने सारा को अजनबियों के खतरे के बारे में समझाया। अब ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माने की बात की जा रही है। पास्ट टेंस को रीड करते हैं। सारा प्लेड विद अ डॉल, सारा ने गुड़िया से खेल लिया है। मदर एक्सप्लेन्ड स्ट्रेंजर डेंजर टू सारा, कि सारा की वालिदा ने सारा को अजनबियों के खतरे के बारे में समझाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है एक्सप्लेन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इसके साथ SEIS का इजाफा किया जाता है। पास्ट टेंस में आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। जबकि फ्यूचर टेंस सारा विल प्ले विद अ डॉल, कि सारा गुड़िया के साथ खेलेगी। अब ये फ्यूचर टेंस यानी आने वाले ज़माने की बात की जा रही है। इसमें विल जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर डेंजर टू सारा, कि सारा की वालिदा सारा को अजनबियों के खतरे से मुतल्लिक बताएगी यानी आने वाले वक्त में बताएगी। तो ये हमने रीड किए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सेंटेंसेस। देखें प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जैसे यहाँ पर लगाए गए हैं। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फ्यूचर टेंस में हम विल का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। विल या शैल लगता है इसमें। नीचे एक्टिविटी है हमारे पास, इसको रीड करते हैं। राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस। नीचे आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनके सामने का करेक्ट टेंस लिखना है। अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाया गया है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट, दे विल वाटर द प्लांट्स। विल का हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस है। आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट वीक। विल गो ये है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस का टॉपिक एंड होता है। अब ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक को रीड करते हैं जो कि है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ग्रामर के पोर्शन में 4th टॉपिक है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। लास्ट यूनिट में हमने एडवर्ब की एक टाइप पढ़ी थी जो कि था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पर हम सेकेंड टाइप रीड कर रहे हैं जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। रीड भी पोर्शन में देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें बताते हैं व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कोई काम कब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर टुनाइट यानी आज रात, येस्टरडे यानी कल, टुमारो यानी आने वाला कल, डेली हर रोज, वीकली हर हफ्ता। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? ये हमें वक्त से मुतल्लिक बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, मसलन आज, कल या आने वाला कल या रोजाना या हफ्तावार। अब एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड एक्टिविटी को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए ताकि आप एडवर्ब्स ऑफ टाइम के टॉपिक को समझ सकें।
He saw a stranger outside his house yesterday. कि कल उसने अपने घर के बाहर एक अजनबी को देखा था। कब देखा था? Yesterday यानी कल देखा था। ये गुजरे हुए कल की बात की जा रही है। I will call you, मैं आपको कॉल करूंगी। Later, बाद में। I am going to लाहौर, मैं लाहौर जा रही हूँ। Tomorrow यानी कल। We are doing our homework, हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। Now, अभी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन एडवर्ब ऑफ टाइम के अलावा भी अगर हम सेंटेंस को रीड करें तो वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन उसमें वो स्पेसिफिक टाइम फिर हमें मालूम नहीं होता। एडवर्ब ऑफ टाइम का ये फायदा है कि हमें स्पेसिफिकली वो टाइम मालूम हो जाता है कि कोई एक्शन कब परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक हो तो ये है कि हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं है। अब जब इसके साथ नाउ लग गया है तो टाइम स्पेसिफाई हो गया है कि हम अपना होमवर्क अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम का टॉपिक एंड होता है। अब रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ग्रामर के पोर्शन में 5th टॉपिक है हमारे पास फुल स्टॉप विद एब्रीविएशंस। फुल स्टॉप कहते हैं फुल स्टॉप को, एब्रीविएशंस कहते हैं मुखफ़फ़ को। अब मुखफ़फ़ क्या है? मुखफ़फ़ मुख्तसर शक्ल को कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म को। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं। एन एब्रीविएशन इज अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड। कि एब्रीविएशन यानी मुखफ़फ़ किसी लफ्ज की मुख्तसर शक्ल होती है। इन मोस्ट केसेस ज्यादातर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज, कि जिस वर्ड का एब्रीविएशन लिखना होता है उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। एंड जॉइंड यूजिंग फुल स्टॉप, और एंड में फिर हम उसमें फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ पर अब आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इसको रीड करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रीविएशंस, के दिए हुए वर्ड्स को इनके एब्रीविएशंस के साथ रीड करें। एब्रीविएशन को उर्दू में मुखफ़फ़ कहा जाता है। नवंबर को हम लिखेंगे, एन कैपिटल कर देंगे, ओ वी और फिर फुल स्टॉप। मिनट MIN फुल स्टॉप, यहाँ पर ये स्मॉल है। लिमिटेड LTD फुल स्टॉप। अब जिस तरह देखें, मैथ्स में और के लिए हम डिनोट करते हैं H, किलोग्राम के लिए हम डिनोट करते हैं स्मॉल kg, मिलीग्राम के लिए हम डिनोट करते हैं डबल स्मॉल m। मैथ्स में आप ये रीड करते होंगे, आपकी ग्रेड 4 की मैथ्स में ये सारी चीजें मौजूद हैं मेजरमेंट के यूनिट में। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 106 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन के टॉपिक से रिलेटेड। मैच द एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म। यहाँ पर आपको एब्रीविएशंस दी गई हैं, यहाँ पर हमने इनको इनकी फुल फॉर्म के साथ मैच करना है। फर्स्ट है EUG फुल स्टॉप, नेक्स्ट है ST फुल स्टॉप, DR फुल स्टॉप, DEPT फुल स्टॉप। अब कॉलम B को रीड करते हैं, साथ में इनको मैच करते जाएंगे। डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम मैच करेंगे DR फुल स्टॉप के साथ। डिपार्टमेंट DEPT फुल स्टॉप के साथ। अगस्त AUG फुल स्टॉप के साथ। STREET स्ट्रीट ST फुल स्टॉप के साथ। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने एब्रीविएशंस यानी मुखफ़फ़ के बारे में रीड किया। इसके साथ ही हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। इसमें हमने ग्रामर के पोर्शन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना, गाइडेड राइटिंग। थिंक ऑफ अ स्टोरी, के एक कहानी के बारे में सोचिए। ऑफ योर ओन, अपनी पसंद की। एंड फिल इन द फॉलोइंग स्टोरी बॉक्सेस, और फिर नीचे इन दिए हुए बॉक्सेस को फिल कीजिए। स्टोरी के बारे में हम इस यूनिट में रीड कर चुके हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप लास्ट वीडियो देखिए। यहाँ पर मैंने आपको 2 वीडियोस भी दिखाई थी, एक थी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, और दूसरी स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ की। इसमें मैंने आपको इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अलादीन एंड द मैजिक लैम्प पढ़ाई थी। जो द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ थी, ये स्टोरी सिर्फ मैंने आपको दिखाई है, फिर थोड़ी सी डिस्कशन की है हमने इस पर, लेकिन इसको हमने डिटेल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं समझा था। आज हम उसी स्टोरी को यहाँ पर इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रीड करेंगे। कहानी आप पहले से देख चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो काइंडली लास्ट वीडियो देखें। मैं आपको स्टोरी यहाँ पर दोबारा से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो पहले आप स्टोरी देखिए और फिर स्टोरी के अकॉर्डिंग हम इन एलिमेंट्स को फिल करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। Shepherd Boy and the Wolf.
A shepherd boy watched his sheep on a sunny hillside. The sheep grazed peacefully. Day after day, he sat alone. Soon he grew restless and bored. He thought, I want some fun. Maybe I can play a trick. He jumped up and shouted loudly, Wolf! Wolf! A wolf is attacking the sheep. The villagers rushed up the hill with sticks and tools. When they arrived, there was no wolf at all. The boy laughed and clapped. The villagers frowned. Don't lie, boy. Someday you'll regret this. But the next afternoon, the boy cried again, Wolf! Wolf! Once more, the villagers ran to help. Again, there was no wolf. The boy laughed even harder. The villagers shook their heads. We will not believe you next time, they warned. A few days later, a real wolf came out of the forest, its eyes glowing. The wolf leapt toward the sheep. The boy screamed, Wolf! Wolf! Please help! This time, the villagers did not come. They thought it was just another trick. The wolf scattered the flock, chasing the sheep into the woods. The shepherd boy sank to the ground and cried bitterly. Moral 1. Nobody believes a liar, even when he tells the truth. Moral 2. Trust is easy to break, but hard to rebuild. तो स्टोरी देखी आपने द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। अब स्टोरी को माइंड में रखते हुए इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इस स्टोरी को एनालाइज करते हैं और इन बॉक्सेस को फिल करते हैं। जो स्टोरी आपने देखी है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, इनमें कैरेक्टर्स यानी किरदार कौन कौन से मौजूद हैं? तो अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें है अ शेफर्ड बॉय, विलेजर्स, शीप एंड अ वुल्फ। सेटिंग यानी माहौल की अगर बात करें तो सेटिंग क्या है? अ स्मॉल विलेज near a grassy hillside and a forest। एक छोटा सा गांव जो घास वाली पहाड़ी इलाके के करीब था और जिसके साथ एक जंगल भी मौजूद था। अब बिगिनिंग यानी कहानी शुरू कहां से होती है? अ शेफर्ड बॉय looked after his sheep every day. He got bored and decided to play a trick on the villagers. कि एक चरवाहा था जो रोजाना अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। वो बोर हो गया और उसने गांव वालों के साथ मजाक करने का सोचा। अब कन्फ्लिक्ट यानी मसला कहां पर आता है? He shouted, Wolf, wolf, even when there was no wolf. मसला वहां आया जब बच्चा चिल्लाया कि भेड़िया आया, जबकि कोई भेड़िया मौजूद नहीं था। The villagers came to help but found no danger. सारे गांव वाले वहां पर आए लेकिन उनको कोई खतरा नजर नहीं आया, यानी उनको कोई भेड़िया नजर नहीं आया। उनको मालूम हो गया कि बच्चा झूठ बोल रहा है। अब इन द मिडल यानी दरमियानी हिस्से में क्या हुआ? वन डे, एक दिन, अ रियल वुल्फ केम एंड अटैक्ड द शीप। अब एक दिन क्या हुआ कि एक असली भेड़िया आया जिसने भेड़ों पर हमला कर दिया। द बॉय shouted for help
but the villagers did not believe. लड़का बहुत चिल्लाया लेकिन गांव वालों ने इस बार उस पर यकीन नहीं किया। अब सॉल्यूशन, हल क्या निकला? The villagers realized that boy was telling the truth, but it was too late. अब इस दफा फिर गांव वालों को मालूम हुआ कि लड़का सच बोल रहा था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। The boy learned a lesson. लड़के ने ये सबक सीखा, never tell a lie, कि कभी भी झूठ ना बोला करें। क्यों? Because no one believes a liar, क्योंकि कोई भी झूठे पर यकीन नहीं करता। तो यहाँ पर हमने स्टोरी द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ को इनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। इसमें हमने करेक्टर किरदार देखे, सेटिंग, माहौल, बिगनिंग कि शुरू कहाँ से हुई, फिर मसला कहाँ पर आया, फिर दरमियानी हिस्से में क्या हुआ और स्टोरी किस नोट पर एंड हुई। यानी इसमें फिर हमारे लिए क्या मॉरल मौजूद है? मॉरल ये मौजूद है, नेवर टेल अ लाई, कि कभी भी झूठ ना बोला करें। अब राइटिंग के पोर्शन में हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि इसी से रिलेटेड है। नाउ राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव इन योर नोटबुक। अब इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपने स्टोरी लिखनी है। आप यही स्टोरी लिखें, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। जो स्टोरी अभी आपने देखी है इस वीडियो में, आप वीडियो को वापस पीछे करें और जो स्टोरी आपने देखी है उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। स्टोरी आपने लिखनी है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। इसके साथ ही हमारा गाइडेड राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सम रूल्स के कुछ रूल्स लिखिए ऑफ स्टेइंग सेफ, महफूज रहने के। ये जो यूनिट है हमारा बी अवेयर बी सेफ, इसमें हमने काफी सारे ऐसे रूल्स रीड किए हैं जिसको अप्लाई करके हम खुद को महफूज रख सकते हैं। जिस तरह हमने लेसन में रीड किया था कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उनसे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, ना ही उनसे कोई राइड लेनी चाहिए, ना ही उनसे कोई खाने पीने की चीज़ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स लिखेंगे जिससे हम खुद को महफूज रख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस है तो मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कि कभी भी अजनबी लोगों से बात ना करें। नेवर टेक गिफ्ट्स और एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कि स्ट्रेंजर्स से कभी भी कोई चीज ना लें। डू नॉट गो एनीवेयर without telling an adult, कि किसी बड़े को बताए बगैर कहीं ना जाएं। If someone touches you in a bad way, shout no and run away, कि अगर कोई भी शख्स आपको गलत तरीके से छूता है तो जोर से नहीं कहें और भाग जाएं। ऐसे हालात में आपने चीखना चिल्लाना है ताकि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो होशियार हो सके। नेक्स्ट, टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग दैट वरीज यू, कि जो भी चीज़ आपको परेशान करे वो आप अपने वालिदैन को बताएं।
आप अपनी पेरेंट्स को हर बात बताया करें, हर सीक्रेट उनके साथ शेयर किया करें। स्कूल में आपके रोज़ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया करें। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए हैं जिससे हम खुद को सेफ रख सकते हैं, खुद को महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है, इसके साथ ही हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो में हमने लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के पोर्शंस को कवर किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 द फॉक्स एंड द स्टोक को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट नंबर 10 हमने रीड किया है इसमें हमने काफ़ी सारी अच्छी बातें सीखी हैं। उम्मीद है आप इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।